जय हिंद फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं चैप्टर 7 का स्पेशल टॉपिक्स पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 7 है क्लास 12 का, इसका रीजनल एक्सप्रेशन चैप्टर है ना, क्षेत्रीय आकांक्षा है, उसके स्पेशल टॉपिक्स को कवर करूंगा। और जो एक ही इसमें क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसको भी इसी में मैं साथ में कवर कर दूंगा। सो द टॉपिक इज द्रविडियन मूवमेंट, है ना। यहाँ कुछ लिखा हुआ है साउथ इंडियन लैंग्वेज में, तो मैं उसको पढ़ देता हूँ। द नॉर्थ थ्राइव्स इवन एज द साउथ डिकेज, है ना। उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, ये इसका मीनिंग है दोस्तों, है ना। दिस पॉपुलर स्लोगन सम्स अप द डोमिनेंट सेंटिमेंट्स ऑफ वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इफेक्टिव रीजनल मूवमेंट्स, द द्रविडियन मूवमेंट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। यह द्रविड़ आंदोलन के एक बेहद लोकप्रिय नारे का हिंदी रूपांतर है। यह आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों में सबसे ताकतवर आंदोलन था, है ना। One of the most effective regional movement, Dravidian movement at one point of time. This was one of the first regional movements in Indian politics. तो ये भारत के राजनीति में, भारतीय राजनीति में यह आंदोलन क्षेत्रवादी भावनाओं का सर्वप्रथम और सबसे प्रथम अभिव्यक्ति, प्रबल अभिव्यक्ति था। Though some section of this movement had ambitions of creating a Dravid nation, the movement did not take to arms, है ना। हालांकि आंदोलन के नेतृत्व के एक हिस्से का आकांक्षा एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र बनाने का था, एक द्रविड़ नेशन क्रिएट करने का था, बट इन्होंने कभी आर्म्स नहीं होना, सशस्त्र संघर्ष की राह कभी भी नहीं अपनाई। इट यूज्ड डेमोक्रेटिक मीन्स लाइक पब्लिक डिबेट्स एंड द इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म टू अचीव इट्स एंड्स। तो इसने क्या किया, इसने बेसिकली सार्वजनिक बहसों और चुनावी मंचों का इस्तेमाल किया, इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म्स का और पब्लिक डिबेट्स का। दिस स्ट्रेटजी पेड ऑफ एज द मूवमेंट एक्वायर्ड पॉलिटिकल पावर इन द स्टेट एंड ऑल्सो बिकम इन्फ्लुएंशियल एट द नेशनल लेवल, है ना। तो इस तरीके से ये जो नेतृत्व ने अपने मांग बढ़ाने के लिए जो सार्वजनिक बहसों और चुनावी मंच का इस्तेमाल किया, ये इनको फ़ायदा पहुंचाया और इस कारण से इनका जो मूवमेंट है वो पॉलिटिकल पावर, राज्य में पॉलिटिकल पावर इसको प्राप्त हुआ, है ना। और ये नेशनल लेवल पे भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हुआ। द द्रविडियन मूवमेंट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द्रविड़ कड़गम डीके अंडर द लीडरशिप ऑफ तमिल सोशल रिफॉर्मर ईवी रामास्वामी पेरियार, है ना। जो तमिल समाज सुधारक ईवी रामास्वामी, जिनको पेरियार के नाम से भी लोग जानते हैं, है ना, सोशल रिफॉर्मर्स थे तमिलनाडु के। तो इन्होंने द्रविडियन मूवमेंट को लीड किया और द्रविड़ कड़गम डीके करके इन्होंने राजनीतिक संगठन बनाया, है ना। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांगली अपोज्ड द ब्राह्मण्स डोमिनेंस एंड अफर्म्ड रीजनल प्राइड अगेंस्ट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन ऑफ द नॉर्थ। तो यह संगठन ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करता था तथा उत्तरी भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व, है ना, इसका वे विरोध करता था, नकारता था। और इसके साथ ही इसको नकारते हुए ये रीजनल प्राइड, है ना, क्षेत्रीय गौरव को सपोर्ट करता था, अफर्म करता था। इनिशियली द द्रविडियन मूवमेंट स्पोक इन टर्म्स ऑफ द होल ऑफ साउथ इंडिया, हाउएवर लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अदर स्टेट्स लिमिटेड द मूवमेंट टू तमिलनाडु। तो प्रारंभ में जो द्रविड़ आंदोलन था ये समग्र दक्षिण भारतीय संदर्भ में अपनी बात रखता था, है ना, स्पोक इन टर्म्स ऑफ होल ऑफ साउथ इंडिया। हाउएवर जब इसको सपोर्ट, समर्थन कम मिला दूसरे राज्यों से, तो यह मूवमेंट जो है वो मेनली तमिलनाडु तक सीमित रहा। द डीके स्प्लिट एंड द पॉलिटिकल लिगेसी ऑफ द मूवमेंट वाज ट्रांसफर्ड टू द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, है ना। तो जो द्रविड़ कड़गम था ये टूट जाता है, दो धड़ों में बढ़ जाता है और आंदोलन की समूची राजनीतिक विरासत द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके को चला जाता है। The DMK made its entry into politics with a three-pronged agitation in 1953-54। तो 1953-54 में DMK ने तीन सूत्री आंदोलन के साथ राजनीति में कदम रखा, three-pronged agitation। The first, it demanded the restoration of original name of Kallakudi railway station, which had been renamed Dalmiapuram after an industrial house from north, है ना। तो पहले की बात क्या थी, कल्लाकुड़ी रेलवे स्टेशन, है ना, यह नाम का एक रेलवे स्टेशन था जिसका नया नाम रख दिया गया था डालमियापुरम, क्योंकि जिसको निरस्त कर दिया गया,
है ना, और स्टेशन का मूल नाम बहाल किया जाए, क्योंकि डालमियापुरम जो है एक इंडस्ट्रियल, नॉर्थ से एक इंडस्ट्रियल हाउस है डालमिया, उसके आधार पर रखा गया था, तो इसको निरस्त करने का फर्स्ट डिमांड था। दूसरा, दिस डिमांड ब्रॉट आउट इट्स अपोजिशन टू द नॉर्थ इंडियन इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिम्बॉल्स। तो यह संगठन जो है, संगठन की यह मांग उत्तर भारतीय आर्थिक प्रतीकों के प्रति उनके विरोध को प्रकट करती थी, कि है ना, जो नॉर्थ इंडियन इकोनॉमिक कल्चरल एंड सिम्बॉल्स है उसके अपोजिशन को यह प्रकट करती थी। सेकेंड एजिटेशन वॉज फॉर गिविंग तमिल कल्चरल हिस्ट्री ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन स्कूल करिकुला। तो दूसरी मांग इस बात को लेकर थी कि जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें तमिल संस्कृति के इतिहास को ज़्यादा महत्व दिया जाए। The third agitation was against the craft education scheme of the state government, which it alleged was linked to Brahminical social outlook, है ना। तो संगठन की तीसरी मांग राज्य सरकार के शिल्पकर्म शिक्षा कार्यक्रम को लेकर थी, है ना, अगेंस्ट द क्राफ्ट एजुकेशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो क्राफ्ट एजुकेशन शिल्प कार्यक्रम थे उसके खिलाफ यह मांग थी, क्योंकि ये लिंक था, ये ऐसा आरोप था कि ये लिंक है ब्राह्मणिकल सोसाइटी का जो आउटलुक है ना, जो ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, ये इसके आधार पर थी। सो इट ऑल्सो एजिटेटेड अगेंस्ट मेकिंग हिंदी इज द कंट्रीज ऑफिशियल लैंग्वेज, और ये हिंदी को देश का राजभाषा देने के दर्जा के खिलाफ भी थी। द सक्सेस ऑफ एंटी हिंदी एजिटेशन ऑफ 1965 एडेड टू डीएमके's पॉपुलरिटी। तो 1965 में हिंदी विरोधी आंदोलन की जो सफलता है ये डीएमके को जनता के बीच और भी लोकप्रिय बना देती है। Sustained political agitation brought the DMK to power in the assembly election of 1967। तो राजनीतिक आंदोलनों के एक लंबे सिलसिले के बाद डीएमके को 1967 में राज्य स्तर पर सत्ता में सफलता मिल जाती है। सिंस देन द्रविडियन पार्टीज हैव डोमिनेटेड द पॉलिटिक्स ऑफ तमिलनाडु। तब से जो तमिलनाडु की जो राजनीति है उसमें जो द्रविडियन पार्टीज है उसका ही वर्चस्व रहा है। Though the DMK split after the death of its leader C. Annadurai, the influence of Dravidian parties in Tamil politics actually increased। तो तमिल डीएमके के एक लीडर थे सी अन्नादुरई, इनके डेथ के बाद डीएमके पार्टी में स्प्लिट हो गई, बट उसके बावजूद जो तमिलनाडु में द्रविडियन पार्टीज का इन्फ्लुएंस एक्चुअली में वर्चस्व जो है बढ़ा है। आफ्टर द स्प्लिट देयर वेयर टू पार्टीज, द डीएमके एंड द ऑल इंडिया अन्ना डीएमके, है ना। तो इसके बाद दो पार्टी इसमें बट गई, एक डीएमके और दूसरा एआईडीएमके, दैट क्लेम्ड द्रविडियन लेगेसी। तो ये इनके द्रविडियन जो लेगेसी है उसका ये अपने आप को हकदार मानती है, इस द्रविडियन विरासत का। बोथ दिस पार्टीज हैव डोमिनेटेड पॉलिटिक्स इन तमिलनाडु फॉर लास्ट 4 डिकेड्स। तो ये दोनों पार्टियां जो तमिलनाडु की राजनीति है उसमें पिछले 40 सालों से, लास्ट 4 दशकों से ये अपना दबदबा कायम किए हुए हैं। Since 1996, one of these parties have been a part of the ruling coalition at center। तो 1996 से इन दोनों में से एक पार्टी ही जो सत्ता में रहती है, रूलिंग कोalition, वो सेंटर में, जो सेंटर में रूलिंग कोalition रहती है उसका एक हिस्सा रही है। इन 1990s मेनी अदर पार्टीज हैव इमर्ज। 1990 के बाद और भी बहुत सारी पार्टियां इमर्ज हो गई हैं। दिस इंक्लूड एमडीएमके, है ना, इसमें कुछ पार्टियां और भी आ गई जैसे कि एमडीएमके, पीएमके, डीएमडीके ना। ऑल दिस पार्टीज हैव केप्ट अलाइव द इशू ऑफ रीजनल प्राइड इन द पॉलिटिक्स ऑफ तमिलनाडु। तो ये जो सारी पार्टियां हैं, है ना, ये जो रीजनल प्राइड है, क्षेत्रीय प्राइड है, तमिलनाडु के राजनीति में जो क्षेत्रीय गौरव है उस मुद्दे को इसने जीवंत रखा है, सबने अलाइव रखा है। इनिशियली सीन एज ए थ्रेट टू इंडियन नेशनलिज्म, रीजनल पॉलिटिक्स इन तमिलनाडु इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पेटेबिलिटी ऑफ रीजनलिज्म एंड नेशनलिज्म, है ना। तो एक समय क्षेत्रीय राजनीति को भारतीय राष्ट्र के लिए खतरा माना जाता था। इनिशियली इट वाज सीन एज ए कि थ्रेट टू इंडियन नेशनलिज्म, ये जो क्षेत्रीय रीजनल पॉलिटिक्स है ये इंडियन नेशनलिज्म के लिए ये खतरा माना जाता था। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद के बीच जो सहकारिता है, जो तमिलनाडु की रीजनलिज्म और नेशनलिज्म के बीच में जो कॉम्पेटेबिलिटी है, जो सहकारिता है, ये एक अच्छा उदाहरण है कि एक अच्छा, इस तमिलनाडु की राजनीति का, इस भावनाओं का एक अच्छा उदाहरण पेश करती रहती है। अब आते हैं दोस्तों सिक्किम मर्जर पे, सिक्किम का विलय। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस
सिक्किम वाज ए प्रोटेक्ट्रेट ऑफ इंडिया, है ना। तो आज़ादी के समय सिक्किम को भारत का शरणागति प्राप्त थी, है ना, प्रोटेक्ट्रेट प्राप्त थी। इट मीन्ड दैट वाइल इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडिया इट वॉज ऑल्सो नॉट ए फुल्ली सॉवरेन कंट्री। इसका मतलब यह था कि तब सिक्किम भारत का अंग तो नहीं था, लेकिन वह पूरी तरह से संप्रभु राष्ट्र भी नहीं था। इट वॉज नॉट फुल्ली सॉवरेन। Sikkim's defense and foreign relations were looked after by India, while the power of internal administration was with Chogyal, Sikkim's monarch, है ना। तो जो सिक्किम की रक्षा और विदेश नीति है ना, विदेश संबंध है, विदेश मामलों का जिम्मा भारत सरकार का था, जबकि सिक्किम के आंतरिक प्रशासन की बागडोर यहाँ के राजा चोग्याल के हाथों में था। चोग्याल सिक्किम्स के मोनार्च, यहाँ के राजा मोनार्च। This arrangement ran into of difficulty as the Chogyal was unable to deal with democratic aspirations of the people. यह व्यवस्था कारगर साबित नहीं हो पाई क्योंकि सिक्किम के राजा स्थानीय जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को संभाल नहीं पाए। An overwhelming majority of Sikkim's population was नेपाली। सिक्किम की आबादी में एक बहुत बड़ा हिस्सा नेपालियों का था। But the Chogyal was seen as perpetuating the rule of a small elite from the minority Lepcha Bhutia community. तो नेपाली मूल की जनता के मन में यह भाव घर कर गया कि जो चोग्याल अल्पसंख्यक लेप्चा भूटिया के एक छोटे से अभिजन तबके का शासन उन पर लाद रहा है। द एंटी चोग्याल लीडर्स ऑफ बोथ द कम्युनिटीज सॉट एंड गॉट सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो चोग्याल विरोधी दोनों समुदायों के नेताओं ने भारत के सरकार से मदद मांगी और भारत का समर्थन हासिल किया। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन टू सिक्किम असेंबली इन 1974 वेर स्वेप्ट बाय सिक्किम कांग्रेस विच स्टूड फॉर द ग्रेटर इंटीग्रेशन विथ इंडिया। तो सिक्किम विधानसभा के लिए जो पहला लोकतांत्रिक चुनाव होता है वो 1974 में होता है और इसमें सिक्किम कांग्रेस को भारी विजय प्राप्त होती है और ये जो पार्टी है ये भारत के साथ जोड़ने के पक्ष में थी। द असेंबली फर्स्ट सॉट द स्टेटस ऑफ एसोसिएट स्टेट एंड देन इन अप्रैल 1975 पास्ड ए रेजोल्यूशन आस्किंग फॉर फुल इंटीग्रेशन विथ इंडिया। तो सिक्किम विधानसभा ने पहले भारत के सह प्रांत, है ना, एसोसिएट स्टेट सह प्रांत बनने की कोशिश की और इसके बाद 1975 के अप्रैल में एक प्रस्ताव पारित किया और इस प्रस्ताव में भारत के साथ सिक्किम के पूर्ण विलय की बात की गई। अप्रैल 1970, याद रखिएगा अप्रैल 1970 में फुल इंटीग्रेशन विथ इंडिया का रेजोल्यूशन। दिस वाज फॉलोड बाय ए हरीडली ऑर्गेनाइज्ड रेफरेंडम दैट पुट ए स्टैम्प ऑफ पॉपुलर अप्रूवल इन द असेंबलीज रिक्वेस्ट। इस प्रस्ताव के तुरंत बाद सिक्किम में रेफरेंडम करवाया गया, जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह में जनता ने विधानसभा के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। द इंडियन पार्लियामेंट एक्सेप्टेड दिस रिक्वेस्ट इमीडिएटली एंड सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। तो भारत सरकार ने सिक्किम विधानसभा के अनुरोध को तत्काल मान लिया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। चोग्याल डिड नॉट एक्सेप्ट दिस मर्जर एंड हिज सपोर्टर्स एक्यूज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ फाउल प्ले एंड यूज ऑफ फोर्स। तो चोग्याल ने इस फैसले को नहीं माना और उसके समर्थकों ने भारत सरकार पर साजिश रचने तथा बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। येट द मर्जर एंजॉयड पॉपुलर सपोर्ट एंड डिड नॉट बिकम ए डिविजिव इशूज इन सिक्किम पॉलिटिक्स, है ना। बहरहाल भारत संघ में सिक्किम को विलय को स्थानीय जनता का समर्थन हासिल था और इस कारण मामला सिक्किम की राजनीति में कोई भी विभेदकारी मुद्दा नहीं बन सका। अब आते हैं दोस्तों गोवाज लिबरेशन, है ना, गोवा की मुक्ति। ऑल्दो द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया केम टू एन एंड इन 1947, Portugal refused to withdraw from the territories of Goa, Diu and Daman which were under the colonial rule since the 16th century, है ना। तो हालांकि 1947 में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का खात्मा हो गया, लेकिन पुर्तगाल ने गोवा, दमन और दीव से अपना शासन हटाने से इनकार कर दिया, है ना। ड्यूरिंग देयर रूल द पोर्टुगीज सप्रेस्ड द पीपल ऑफ गोवा, डिनाइड देम द सिविल राइट्स एंड कैरिड आउट फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन्स, है ना। तो बेसिकली अपने लंबे शासन काल में पुर्तगाल ने गोवा की जनता का दमन किया था। उसने यहाँ के लोगों को नागरिक अधिकारों से वंचित रखा, है ना, एंड इनको ज़बरदस्ती
बलपूर्वक इनको रिलीजियस कन्वर्जन करवाया गया. So after the India's independence, the Indian government tried very patiently to persuade the Portuguese government to withdraw. तो आज़ादी के बाद भारत सरकार ने बड़े धैर्यपूर्वक पुर्तगाल को गोवा में अपना शासन हटाने पर रजामंद कराने का कोशिश किया गया. सो देयर वॉज ए स्ट्रॉन्ग पॉपुलर मूवमेंट विद इन गोवा फॉर फ्रीडम. और गोवा के अंदर ही, है ना, वो एक मूवमेंट चला, एक आंदोलन चला कि गोवा को भारत सरकार में गोवा को आज़ाद कर दिया जाए. गोवा को आज़ाद करने के लिए एक पॉपुलर मूवमेंट चला. दे वर स्ट्रेंथेंड बाय द सोशलिस्ट सत्याग्रहीज फ्रॉम द महाराष्ट्र. तो जो महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रही थे, इनको ने और बल प्रदान कर दिया. फाइनली इन दिसंबर 1961 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट द आर्मी विच लिबरेटेड दिस टेरिटरीज आफ्टर बेयरली 2 days ऑफ एक्शन, है ना. तो फाइनली क्या होता है, आखिरकार दिसंबर 1961 में भारत सरकार गोवा में अपनी सेना भेज देती है. 2 दिन की कार्रवाई के बाद भारतीय सेना ने गोवा को मुक्त करा दिया. गोवा, दमन एंड दीव बिकेम यूनियन टेरिटरी. तो गोवा, दमन और दीव एक बन जाते हैं संघ शासित प्रदेश, बन जाते हैं संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बन जाते हैं. अनदर कॉम्प्लिकेशन एरोज सून. तो जल्द ही एक और समस्या उठ खड़ी हुई. लेड बाई महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, वन सेक्शन डिजायर्ड दैट गोवा एज ए मराठी स्पीकिंग एरिया शुड मर्ज विद महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, MGP पार्टी ने वो एक सेक्शन ऑफ गोवा, सो उससे इसके नेतृत्व में गोवा का एक दल, गोवा के एक गुट, गोवा के लोगों का एक गुट जो मराठी स्पीकिंग लोग थे, वो चाहते थे कि गोवा का महाराष्ट्र के साथ मर्जर हो जाए. However, many Goans were keen to retain a separate Goan identity and culture, particularly the Konkani language. तो बहुत सारे जो गोवा के लोग थे वो चाहते थे कि सेपरेट गोवन आइडेंटिटी अपना और सेपरेट गोवन कल्चर, है ना, इनका एक अपना पहचान और एक अपना संस्कृति स्वतंत्र अहमियत के साथ बनाए रखना चाहते थे, और ख़ास करके जो कोंकणी लैंग्वेज वाले थे. दे वेयर लेड बाई द यूनाइटेड गोवन पार्टी. तो ये UGP, यूनाइटेड गोवन पार्टी के द्वारा इनका नेतृत्व किया जा रहा था. इन जनवरी 1967 द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्ड ए स्पेशल ओपिनियन पोल इन गोवा asking people to decide if they wanted to be part of Maharashtra और remain separate. तो जनवरी 1967 में जो केंद्र सरकार है भारत की, वो एक ओपिनियन पोल करवाती है वहाँ के लोगों में, गोवा के लोगों से एक मत लिया जाता है ना, एक जनमत संरक्षण करवाया जाता है कि वहाँ के लोगों से पूछा जाता है कि वो महाराष्ट्र का हिस्सा रहना चाहते हैं या एक सेपरेट राज्य बने रहना चाहते हैं, एक अलग रहना चाहते हैं, या महाराष्ट्र में मर्ज होना चाहते हैं. A referendum-like procedure was used to ascertain people's wishes on this issue. तो एक जनमत संग्रह जैसा एक तरीका अपनाया जाता है ताकि जनता के लोगों का, जनता की जो चाह है, विशेष है इस मुद्दे पे, जो उनके विश हैं उसको ascertain किया जा सके. The majority voted in favor of remaining outside the महाराष्ट्र. तो जो बहुमत है वो आ जाता है कि जो बहुमत लोग महाराष्ट्र से बाहर रहना चाहते हैं, गोवा को मर्ज नहीं करने देना चाहते हैं महाराष्ट्र में, मेजोरिटी का ये चाह था. 10 गोवा कंटिन्यूड एज यूनियन टेरिटरी. तो इस कारण से गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश की तरह, संघ शासित प्रदेश की तरह, यूनियन टेरिटरी की तरह कंटिन्यू करता है. और फाइनली इन 1987 गोवा बिकम ए स्टेट इन द इंडियन यूनियन. और फाइनली 1987 में जाकर गोवा भारतीय संघ का एक राज्य बन जाता है. दोस्तों, तो ये चैप्टर अब समाप्त हो गया. दोस्तों, अब इस चैप्टर को हमने हर तरीके से कवर कर लिया. द ओनली थिंग, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो एक ही क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप. तो इस क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, एक क्वेश्चन के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ. इसी वीडियो में इस क्वेश्चन को भी मैं कवर कर दे रहा हूँ. ये क्वेश्चन आपके थोड़े बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा और ये चेक करेगा कि आपने क्या क्या अभी तक पढ़ाई किया. सो क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द फॉलोइंग, है ना. तो ए में नेचर ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की प्रकृति लिखी हुई है, और बी में कुछ राज्य लिखे हुए हैं, स्टेट्स लिखे हुए हैं. तो इनको हमको मैच कराना है. तो देखते हैं इन क्या क्या है जो नेचर ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस में क्या क्या है. ए में है सोशियो रिलीजियस आइडेंटिटी लीडिंग टू स्टेटहुड, सामाजिक धार्मिक पहचान के आधार पर राज्य का निर्माण, ये कह रहा. बी कहता है लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड टेंशंस विद सेंटर, भाषाई पहचान और केंद्र के साथ तनाव. सी कहता है रीजनल इम्बैलेंस लीडिंग टू डिमांड फॉर स्टेटहुड, तो क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप राज्य का निर्माण.
और डी कहता है सेशनिस्ट डिमांड्स ऑन अकाउंट ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी, आदिवासी पहचान के आधार पर अलगाववादी मांग। इधर राज्यों का है, 1 में है नागालैंड मिजोरम, 2 में है झारखंड छत्तीसगढ़, 3 में पंजाब और 4 में तमिलनाडु। तो अब मैच कराते हैं दोस्तों, है ना। पहला है ए सोशियो रिलीजियस आइडेंटिटी लीडिंग टू स्टेटहुड, है ना। तो सामाजिक धार्मिक पहचान के आधार पर राज्य का निर्माण, तो किस राज्य का? पंजाब होगा दोस्तों। इसको ए को हम 3 से मैच कराते हैं। पंजाब का जो निर्माण है वो सामाजिक और धार्मिक आइडेंटिटी के आधार पे ये बनाया जाता है। सोशियो रिलीजियस आइडेंटिटी के आधार पे ये स्टेटहुड दिया गया है पंजाब को। बी है जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड टेंशन विद सेंटर, भाषाई पहचान और केंद्र के साथ तनाव के आधार पर बनता है। तो बी का मैच कराएंगे दोस्तों, तमिलनाडु से मैच होगा। बी विल मैच विथ 4, है ना। तमिलनाडु इस जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी पे बना है, मैंने आपको पढ़ा है कि तमिल भाषा के आइडेंटिटी पे बना और ये एंटी हिंदी था। तो ये भाषाई आधार पे और केंद्र के साथ टेंशन के आधार पे हिंदी को राजभाषा नहीं, ऑफिशियल राजभाषा नहीं बनाने देना चाहते। इस आधार पे तमिलनाडु को हम इससे लिंक करेंगे। रीजनल इम्बैलेंस लीडिंग टू डिमांड फॉर स्टेटहुड, तो रीजनल इम्बैलेंस लीडिंग टू डिमांड टू स्टेटहुड, है ना। क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप जो राज्य का निर्माण हुआ है दोस्तों, इसमें झारखंड और छत्तीसगढ़ आते हैं। झारखंड बिहार का हिस्सा था, लेकिन सारी खनिज संपदा ज़्यादातर झारखंड में थी, बट ऐसा माना जा रहा था कि विकास जो है बिहार का ज़्यादा हो रहा और झारखंड क्षेत्र का नहीं हो रहा था। तो इस रीजनल इम्बैलेंस के कारण झारखंड बिहार से अलग हुआ। सिमिलर कॉन्सेप्ट छत्तीसगढ़ में था। छत्तीसगढ़ भी ये खनिज संपदा से भरा हुआ क्षेत्र है, बट उनको ऐसा लग रहा था कि उनका विकास नहीं हो रहा और मध्य प्रदेश के जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ ही विकास जा रहा। तो उन्होंने इस रीजनल इम्बैलेंस के आधार पर इन्होंने स्टेटहुड मांगा और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होता है। दोनों झारखंड और छत्तीसगढ़ साल 2000 में अलग होते हैं। सेशनिस्ट डिमांड्स ऑन अकाउंट ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी, ट्राइबल आइडेंटिटी के आधार पर अलगाववादी मांग, ये कहाँ है दोस्तों? ये नागालैंड और मिजोरम में हुआ। सेशनिस्ट अलगाववादी पहचान के आधार पर तब नागालैंड और मिजोरम में मांग होता है दोस्तों। तो ये चारों आपको मैच करा दिया गया, एक ही क्वेश्चन है इसमें। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया दोस्तों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। जय हिंद, जय भारत।